So let's start our today's topic, that is Ernest Hemingway. अगर पूरे नाम की बात करें तो अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। अर्नेस्ट नाम से कुछ याद आया? क्या आप लोगों ने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? यस सर, नाम पता है भाई, ऑस्कर वाइल्ड। यस सर। यस, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो वहाँ भी अर्नेस्ट वही है जो कि फर्दर स्टैंड करता है EARNEST, अर्नेस्ट के लिए, जिसका मतलब होता है ईगर यानी उत्सुक। तो हमारे जो राइटर साहब हैं इनके नाम में भी वो पन दिखाई दे रहा है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे 1899 में पैदा हुए, 1961 में चले गए। मतलब कुल मिलाकर के 62 साल की ज़िंदगी जी इन्होंने। और 1899 का मतलब ऑब्वियस है कि 19वीं शताब्दी के अंत में ही पैदा हुए, तो बेसिकली वो 20th सेंचुरी के राइटर कहे जाएंगे। ही इज़ एन ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिका। कौन थे? व्हाट इज हिज इंट्रो? एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। केवल जर्नलिस्ट रहे होते तो शायद आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ते, जर्नलिज्म वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे होते उनके बारे में, लेकिन साथ ही में नॉवेल लिखा उन्होंने। कुछ नॉवेल काफ़ी फेमस हुए और अपने आप में एक क्लास है उनका। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर स्टाइल की बात करें, उनकी राइटिंग स्टाइल की बात करें, नोन फॉर एन इकोनॉमिकल पहले भी बता चुका हूं मैं। जब इकोनॉमिकल वर्ड आता है तो उसको इकोनॉमिक्स से न जोड़ा जाए, उसको बचत से जोड़ा जाए। तो अगर राइटिंग में वो इकोनॉमिकल है, इसका मतलब है कम शब्दों में अपनी बात कहने में उन्हें महारत हासिल है। एपिग्रामेटिक सेंटेंस यूज करते हैं। एपिग्रामेटिक सेंटेंस में ये होता है कि आप बात को घुमाते नहीं हैं, सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। कम शब्दों में अपनी बात आप कह पाते हैं। दैट्स एपिग्रामेटिक। अंडरस्टेटेड स्टाइल। अंडरस्टेटेड क्या होता है? लगता है कि कोई नॉर्मल बात हो रही है, लेकिन उसी नॉर्मल बात में आपको कुछ गूढ़ बातें मिल जाती हैं। थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो एडवेंचर से भरी लाइफ थी, एडवेंचरस लाइफ थी। एक बार इटालियन फ्रंट पर उनको एम्बुलेंस ड्राइवर का भी काम मिला था, जिसमें वो काफ़ी जख्मी भी हो गए थे। तो लाइफस्टाइल एडवेंचरस थी। आउटस्पोकन थे, यानी जैसे जीबी शॉ अपने विट के लिए फेमस हैं, जिस तरह से वो बातें करते थे, हेमिंगवे कुछ ज़्यादा बोलते थे। और इमेज कैसी थी? ब्लंट पब्लिक इमेज, यानी बहुत अच्छी इमेज नहीं थी पब्लिक में। बेबाक, क्या बात है, वेरी गुड। तो बेबाक थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। सम ऑफ हिज 7 novels, 6 short story collections and 2 non-fiction work, ये सब अपने आप में क्लासिक्स हैं। लिखा 7 नॉवेल, उसमें से कुछ नॉवेल्स बड़े फेमस हैं, जिनमें 4 के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे हम। कुछ खुद से करेंगे, कुछ आप लोगों के माध्यम से कर लिया जाएगा। तो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन और कुछ नॉवेल्स और नॉन फिक्शन वर्क 2 लिखा उन्होंने। अपने आप में अमेरिकन लिटरेचर में एक क्लास है उस वर्क का। और ख्याति ये रही कि 1954 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिल गया इनको। थोड़ी सी बात करें पलने बढ़ने की, तो शिकागो का सबअर्ब है एक, उसका नाम है ओक पार्क, इलिनॉइस में है, वहाँ पर पले बढ़े। तो चूँकि नॉर्मली और अमेरिकन राइटर के बारे में आप देखते हैं तो कहीं सदर्न अमेरिका की बात आती है और कहीं न्यू इंग्लैंड का नाम बार बार आ जाता है। तो
एक शिकागो से जुड़ा नाम आया तो मैंने कहा कम से कम इसकी चर्चा कर ली जाए। पहले मैंने बता दिया था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने काम किया था। कहाँ किया था? इटालियन फ्रंट पर किया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, यानी 1939 से 45 के बीच में कभी वो काम किए थे और उस समय वो काफ़ी चोटिल हो गए थे। ही वॉज वुंडेड। डेब्यू नॉवेल, डेब्यू का मतलब जिससे शुरुआत हुई, यानी पहला नॉवेल। तरीका है अलग अलग कहने का, फर्स्ट नॉवेल ना कहकर के डेब्यू नॉवेल। द सन ऑल्सो राइजेस। अगर बात करें वॉर के समय जो एक्सपीरियंस रहा उनका, वो एक्सपीरियंस किस वर्क में निकल करके आता है, तो वो वर्क था अ फेयरवेल टू आर्म्स, 1929 में आया। अ फेयरवेल टू आर्म्स की थोड़ी सी बात करूंगा मैं। जो टाइटल है, इन द टाइटल इटसेल्फ, आर्म्स को फेयरवेल किया जा रहा है। तो आर्म्स का मतलब यहां पर दो तरह के आर्म्स हो सकते हैं, उसमें पन है टाइटल में। एक आर्म्स जो हमारी भुजाएं होती हैं, तो आर्म्स से दूर होना यानी अपने लव्ड वन से दूर होना, उसको फेयरवेल किया जाता है जब कोई वॉर पे जाता है। और जब हम वॉर पे जाते हैं तो कहा जाता है कि युद्ध का नतीजा क्या होता है? युद्ध का नतीजा एक और युद्ध। तो जब युद्ध कभी भी शांति का जो है, अ बैटल और अ वॉर इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पीस, इंस्टीड इट ब्रिंग्स अनदर वॉर और अनदर बैटल। तो उससे बचने के लिए क्या जरूरी है? फेयरवेल टू आर्म्स। तो आर्म्स क्या? वेपन्स। वेपन्स को फेयरवेल किया जाए। हालांकि अमेरिका जैसे देश के लिए इस तरह की बातें करना थोड़ी सी सैटिरिकल है, थोड़ी सी आयरनिकल है, थोड़ी सी ह्यूमरस है। बिकॉज वी ऑल नो USA is the storehouse of weapons. It is the manufacturer of weapons. तो that's the country. अब पता नहीं, फिर ऐसी बात करूंगा YouTube पर अपलोड होगा तो फिर कहेंगे लोग अमेरिका के चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिका को ही बदनाम किया जा रहा है। खैर, बट दैट्स द फैक्ट। तो फेयरवेल टू आर्म्स यानी युद्ध किस तरह से हमें दोनों आर्म्स से दूर होने की बात करता है। तो दैट एक्सपीरियंस इज वेरी मच देयर इन द नॉवेल फेयरवेल टू आर्म्स। In 1937, हेमिंगवे वेंट टू स्पेन। देश विदेश घूमा करते थे। स्पेन गए 1937 में। वहाँ का सिविल वॉर, सिविल वॉर क्या होता है? किसी कंट्री में जो उसका इंटरनल कुछ युद्ध चल रहे होते हैं, शीत युद्ध कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। तो कोल्ड वॉर होता है शीत युद्ध। तो जो गृह युद्ध होता है यानी किसी कंट्री के भीतर ही जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, दैट्स कॉल्ड सिविल वॉर। अमेरिका के सिविल वॉर के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में कैसे सिविल वॉर चल रहा था लिंकन के समय, कैसे उसी समय दैट फर्दर बिकेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ दैट स्लेवरी सिस्टम। श्रुति ने एक इंफॉर्मेशन दी, अ फेयरवेल टू आर्म्स किस पोएम से लिया गया है। अब ये तो आपको बेहतर पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है, चूँकि मैं विदाउट प्रिपरेशन इस समय बताने की स्थिति में नहीं हूँ। आप बता रही हैं कि जॉर्ज बील का पोएम है अ फेयरवेल टू आर्म्स, उससे लिया गया था। पीजी में हमने पढ़ाई की थी, लेकिन वो दिन काफ़ी दूर थे तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। अगर आपको याद होगा तो सही बात होगी, एक बार उसको चेक कर लिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सिविल वॉर की। तो अमेरिका की सिविल वॉर की बात कर रहे थे हम लोग। दैट अल्टीमेटली बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर
removal of slavery system in America, and ultimately you know very well that how with the passage of time John Wilkes Booth came and assassinated Abraham Lincoln. तो उन्होंने दास प्रथा को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके न चाहने वालों ने उन्हें ही ख़त्म कर दिया. जितने लोग थोड़े थॉट्स को लेकर के अपने थॉट्स पर अडिग रहे और दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन ऐसे लोगों का असैसिनेशन खूब हुआ है पूरी दुनिया में. उसमें आप लिंकन की बात कर सकते हैं, उसमें आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात कर सकते हैं, जो कि गांधी के फॉलोअर थे. ब्लैक्स के लिए लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने. गांधी स्वयं जो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, उनका असैसिनेशन हुआ. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट टर्म असैसिनेशन. किसी पॉलिटिकल मोटिव से किसी की किलिंग होती है, दैट्स कॉल्ड असैसिनेशन. तो स्पेन में सिविल वॉर चल रहा था, तो 1937 में हेमिंगवे गए थे कवर करने उसको. जैसा कि आपने पहले जाना कि वो जर्नलिस्ट भी थे. विच फॉर्म द बेसिस फॉर हिज 1940 नॉवेल. 1940 में जो नॉवेल आया उसका आधार बना ये एक्सपीरियंस. द नॉवेल वॉज फॉर हुम द बेल टॉल्स. कहाँ लिखा गया था? क्यूबा की राजधानी हवाना में लिखा गया था. और जो वर्क आप में से अधिक लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, द ओल्ड मैन एंड द सी. 1952 में ये नॉवेल आया था और इस नॉवेल के थ्रू पुलित्जर मिला था अमेरिका में उनको, पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन. अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्जर इस वर्क के लिए मिला, द ओल्ड मैन एंड द सी. थोड़ी सी बात करेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी की. आप देखते हैं कि उसमें उसका जो प्रोटैगनिस्ट है कैसे वो जाता है समुद्र किनारे मछलियां मारने और कई बार असफल रहता है. He confronts failure several times, but ultimately he succeeds after so many attempts. So that particular novel stands for the narration of patience. धैर्य. धैर्य की बात, धैर्य की आइडियोलॉजी, धैर्य के आइडिया को प्रमोट करने के लिए इसकी स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड द सी की. The person who was writing for patience, the person who won Pulitzer for writing The Old Man and the Sea, ultimately shot himself dead when he was 62, and he could not have patience because of the pain that he was having. And that writer himself, he committed suicide. उन्होंने खुद को गोली मार ली थी. तो हेमिंगवे की डेथ सुसाइड के थ्रू हुई थी. आई होप कि आप सबको पहले से पता होगा. 1952, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देश विदेश घूमने का काम रहा करता था हमेशा. अफ्रीका में गए 1954 में, और उस दौरान वो सीरियसली इंजर्ड हो गए. 2 बार प्लेन क्रैश कर गया, तो चोट ज़्यादा लग चुकी थी, जिससे जो पेन शुरू हुआ फिर वो बरकरार रहा. अल्टीमेटली हेल्थ खराब होती गई, पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. जैसा कि एक दिन डिस्कस किया था हमने वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कि कैसे वो एक एगनी में रहती थी, कैसे वो एक टॉर्चर में रहती थी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैसे कन्फ्रंट करती थी, कैसे पेन में रहती थी. अल्टीमेटली शी कुड नॉट बियर दैट पेन एंड शी हैड टू राइट अ लेटर टू हस्बैंड एंड अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड. तो अपने घर में केचम इटाहो जगह का नाम है, 1961 में उन्होंने सुसाइड कर लिया. अगर उनकी राइटिंग की बात करें, राइटिंग की थीम की बात करें, Hemingway's writing includes themes of love,
war, travel, expatriation, wilderness and loss. Love very much visible there in A Farewell to Arms. एक सैनिक की कहानी है, एक सोल्जर की कहानी है, उसकी लव स्टोरी है। लव के साथ उसमें पेन भी है। कहानी है उसकी वाइफ के जो है अल्टीमेटली शी हैज़ दैट, क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, व्हाट इज द टर्म? हैमरेज, यस, हैमरेज से डेथ की बात है उसमें बात है उस बच्चे के मौत की, जो मरा हुआ पैदा हुआ। सो द पेन इज देयर, डिस्क्रिप्शन ऑफ लव इज देयर, एगनी इज देयर, और वॉर कैसे लाइव्स को प्रभावित करता है, दैट इज वेरी मच विजिबल इन दैट पर्टिकुलर नॉवेल एज वेल। ट्रैवल, चूंकि खुद उनकी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहा, बहुत ज़्यादा आना जाना अलग अलग जगहों पर रहा, सो दैट इज वेरी मच विजिबल इन हिज नरेटिव एज वेल। एक्सपेट्रिएशन, आप में से किसी को आइडिया है एक्सपेट्रिएशन क्या होता है? Expatriation is living of a person to other country. मतलब when a person is a citizen of a particular country and he resides somewhere else. जब आप किसी एक देश के नागरिक होते हैं और रहते कहीं और हैं तो आप एक्सपैट्रिएट होते हैं। तो एक्सपैट्रिएट की लाइफ क्या होती है, यानी जब आप अपना देश छोड़ करके जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं। अगर आप लोग इंडियन लिटरेचर में आएंगे तो कई नामों में 2 नाम आपको मिलेंगे, एक अमिताभ घोष का नाम मिलेगा, एक आपको आगा शाहिद अली का नाम मिलेगा। एक्सपैट्रिएट, द पीपल हु आर फ्रॉम योर कंट्री एंड हु आर लिविंग देयर इन USA। आई थिंक अमिताभ घोष तो अभी हैं, आगा शाहिद अली नहीं रहे। So, वाइल्डनेस जब कोई घूमता है इधर उधर, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, एंड लॉस की बात हम कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उदिशा डायस्पोरिक में है, और आई होप कि आपने अगर डायस्पोरा का नाम सुना होगा तो आपने ट्रायस्पोरा का नाम भी सुना होगा। सुना है क्या ट्रायस्पोरा का नाम? No, sir. डायस्पोरा में ये होता है कि आप कहीं एक जगह के हैं और दूसरी जगह फंस जाते हैं। ट्रायस्पोरा में क्या होता है, कोई इंसान उसको क्लियर नहीं होता, वो 3 जगह के बीच में फंस जाता है, तो ट्रायस्पोरा वाली सिचुएशन में चला जाता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जब हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं उसमें भी अगर ब्लैक वुमेन की फेमिनिज़्म की बात की जाए तो हम देखते हैं कि कैसे उनको मार्जिनलाइज किया गया है, तो कैसे हाउ दे आर डबल लेयर मार्जिनलाइज दे आर। जैसे अगर ब्लैक पीपल की बात करें या कोई कास्टिज्म में जब आप आते हैं तो यहाँ देखते हैं जिसको डाउन ट्रोडन बनाया जाता है, जिसको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, जिसको हाशिए पर रख दिया जाता है,
तो एक तो ये सिंगल लेयर हुआ मार्जिनलाइजेशन का। अगर कोई ब्लैक है तो कैसे उसको बाकी लोगों से अलग, मेन स्ट्रीम से अलग उसको मार्जिनलाइज किया गया है। अब ब्लैक ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, उस ब्लैक में अगर कोई औरत है तो हम देखते हैं, अगर वुमेन के मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं तो हर कम्युनिटी में, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में आप देखते हैं वुमेन आर मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। तो अब ब्लैक्स ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, उनमें अगर उनकी औरतों की बात करें तो वो क्या हो जाएंगी, डबली मार्जिनलाइज हो जाएंगी। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। तो उसी तरह से ट्रायस्पोरा की चीजें होती हैं जब कोई इंसान तीन आइडेंटिटी के बीच में फंस के रह जाता है। आगा शायद अली ट्रायस्पोरिक में आते हैं क्योंकि थे वो श्रीनगर से, कश्मीर से। तो कश्मीर में ऑलरेडी कश्मीर की स्थिति ये थी। अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन अब कितना बेहतर हुई है तो राइटिंग्स बताएंगी, ये इतिहास बताएगा आगे का। अपने ही देश में, हालांकि ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, अगर ये कंफर्म हो ही गया होता अपना ही देश तो फिर चीज़ें उतनी बुरी नहीं होती, लेकिन उस तरह के उस समय जो है MOU साइन हुए जिससे कि क्लियर ही नहीं हो पाया कि वो सच में देश के अंदर पूरा है कि नहीं। अगर पूरी तरह से रहा होता तो दो झंडों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, जहाँ से आइडेंटिटी आपकी जुड़ी है ऑलरेडी, आप यहाँ खुद इस स्थिति में हैं कि जहाँ के हैं आप वहीं पर, वहाँ भी आप बाकी इंडिया से कटे हुए हैं। एक तो ये हो गया डिफरेंस, और फिर फर्दर आप जो है चले जाते हैं कहीं और, उस जगह को भी छोड़ करके आप जाके विदेश में बस जाते हैं, ब्रुकलिन में रहते हैं। तो ब्रुकलिन या बोस्टन आई थिंक। तो इस तरह से वो ट्रायस्पोरा वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। खैर, तो ऑब्वियस है एक्सपैट्रिएट की बात अगर करेंगे तो उसमें डायस्पोरा की बात आ जाएगी। और डायस्पोरा की जब आप बात करेंगे उसमें सिचुएशन ये होती है कि स्थिति हो जाती है, कहा जाता है ना कि न घर का न घाट का। आप जब कहीं के नहीं होते हैं, आप जब दो आइडेंटिटी के बीच में फंस के रह जाते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा वर्क है झुम्पा लाहिड़ी का, आई थिंक, द नेमसेक। आप सभी को पढ़ना चाहिए, मौका मिले तो। न पढ़ पाएँ तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, विकीपीडिया पढ़ लीजिएगा, और उस पर काफ़ी अच्छी मूवी बनी है। आई थिंक इरफान उसमें हैं। द नेमसेक इज़ वेरी मच रिकमेंडेबल मूवी, देखी जानी चाहिए। थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे आप जो है जब सिचुएशन बदलती है, जब आप जगह बदलते हैं तो कैसे आप नए जगह में एक नई पहचान के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल में कैसे अल्टीमेटली आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, आप कहीं की नहीं रह पाते। खैर, अब थोड़ी सी बात आज करना चाहूंगा मैं पुलित्जर प्राइज की। नोबेल के बारे में शायद अगर आप लोग थोड़े जागरूक होंगे तो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में दिया जाता है, वैसे भी जब न्यूज़ आती है तो पता चल ही जाता है, अलग अलग फील्ड की न्यूज़ आ जाती है। फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला। आई थिंक 6 फील्ड है उसकी। तो नोबेल प्राइज़ के जैसे फील्ड्स हैं वैसे ही पुलित्जर के भी अलग अलग फील्ड्स हैं। अमेरिका में पुलित्जर प्राइज़ 7 फील्ड में दिए जाते हैं, 7 फील्ड हैं। 7 में एक है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन जिसका पहले नाम था पुलित्जर प्राइज फॉर द नॉवेल, उसी का नाम बाद में बदल करके पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन किया गया। और फिक्शन का मतलब नॉर्मली तो यही होता है, जब आप फिक्शन की बात करते हैं तो वो राइटिंग जिसमें फिक्शियस एलिमेंट्स हों। तो नॉर्मली उसमें हम देखते हैं प्रोज वाली चीज़ें आती हैं, तो ड्रामा है और नॉवेल है, या कोई कहानी या शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कल्पना है, तो वो फिक्शन का पार्ट माना जाता है। साइंस फिक्शन
या और तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नाम है पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन, मतलब लिटरेचर वर्ड नहीं है, लेकिन है इसमें इंक्लूड लिटरेचर पूरा का पूरा। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। मतलब शुरुआत में तो लेटर ड्रामा म्यूजिक था, बाद में और चीज़ें उसमें ऐड हो गई। और कौन कौन सी वो चीज़ें थी इसमें? शॉर्ट स्टोरी ऐड हो गई, नॉवेला ऐड हो गया, नॉवेलिटी ऐड हो गया, पोएट्री हो गई, और नॉवेल्स तो हैं ही फिक्शन में। तो पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन पुलित्ज़र प्राइजेस में से एक प्राइज है जो 7 फील्ड्स में दिया जाता है। ऑब्वियस है अमेरिका का है ये, और ये अमेरिकन राइटिंग, अमेरिकन इथोस से जुड़ी चीज़ों के लिए ही ये मिलता है। नॉवेल्टी की स्पेलिंग गलत लिखा वैष्णवी आपने, NOVELETTES है। वो एक्चुअली नॉवेला के आसपास की चीज़ ही है, कुछ बहुत अलग नहीं है। अलग अलग ओरिजिन से थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसा आप प्राकृत और संस्कृत में देखते हैं, धर्म और धम्म, है ना, जिसमें बड़ा डिबेट चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म से धम्म बना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं धम्म से धर्म बना। तो वही है, जो धम्म धर्म का है वही नॉवेलिटी और नॉवेला से है, कुछ बहुत अलग नहीं है। यानी वो एक तरह से कह लीजिए कि फिक्शन दैट कम्स इन बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल शॉर्ट स्टोरी के बीच में जो आता है वही है। तो इट रिकॉग्नाइजेस डिस्टिंग्विश्ड फिक्शन बाय एन अमेरिकन ऑथर, प्रेफरेबली डीलिंग विद अमेरिकन लाइफ। ये क्लियर है कि कोई अमेरिका का राइटर अमेरिकन लाइफ को डील करेगा, उसको पुलित्ज़र मिलेगा। पुलित्ज़र और कुछ फील्ड में दिया जाता है, हिस्ट्री में दिया जाता है, आपका ये जो पत्रकारिता है उसमें पुलित्ज़र मिलता है। लेकिन है कंडीशन है कि अमेरिका वाला कोई अमेरिकन लाइफ के बारे में जब बात करेगा, पब्लिश ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, पिछले मतलब एक साल पीछे की चीज़ों को देखा जाता है, उसके हिसाब से अगले साल का पुलित्ज़र डिसाइड किया जाता है। पहले मैंने बताया इसका नाम पहले पुलित्ज़र प्राइज फॉर द नॉवेल था 1980 से 1947। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, यस पवन ओनली अमेरिकन राइटर। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोबेल जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया के स्तर पर लोग जानते हैं और लोगों को मिलता है, अलग अलग देश के लोगों को, तो वर्ल्ड लेवल पर वो फेमस है, उसके बारे में जानना है आपको। तो उस हिसाब से अगर अमेरिका में पुलित्ज़र है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ज्ञानपीठ है, हमारे पास साहित्य अकादमी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि विदेश वाले जब शायद पढ़ते होंगे हमारे यहाँ का साहित्य, तो वो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ की बात करते होंगे, नहीं तो पता नहीं। इंग्लिश के विद्यार्थी अगर इंडियन इंग्लिश पढ़ते होंगे तो शायद बात करते हो इसकी, अदरवाइज उनको ज़रूर समझ में नहीं आती होगी। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर तो ऑब्वियस है कि हम तो इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम ब्रिटिश इंग्लिश कंप्लीट करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश कंप्लीट करते हैं। तो जैसे हमें नोबेल के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही हमें पुलित्ज़र के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, दैट्स आर नीड। तो 1918 से 47 के बीच में इसका नाम था पुलित्ज़र प्राइज फॉर नॉवेल, 1918 से 1947, और 1948 में इसका नाम पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन हो गया। और पहले ही मैंने बता दिया, और इसी समय 1948 में इसको एक्सपेंड किया गया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी, स्टोरीज, नॉवेलाज, नॉवेल्टीज एंड पोएट्री। तो ये सारी बात रही जुड़ी हुई अर्नेस्ट हेमिंग्वे से।